उसको पूरा स्क्रीन पे कीजिए। यानी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संशोधन की पूरी प्रक्रिया भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दी गई। अब तक 106 संशोधन हो चुके, यानी कुल संशोधन 106। इसमें जो पहला संशोधन था, यानी 1951, संविधान का पहला संशोधन, पहला संवैधानिक संशोधन 1951। ये संशोधन संसद ने नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक संसद का गठन ही नहीं हुआ। पहला संशोधन संविधान सभा ही ने किया था। संविधान सभा ने पहला संशोधन किया और इस संशोधन में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो नोट कीजिए, पहला संवैधानिक संशोधन, इसके पहला जो संशोधन था इसमें कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। यानी राज्य सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। ये राज्य सरकार को पहले संविधान संशोधन के द्वारा अधिकार दिया गया और उसके बाद राज्य ने इस प्रकार के कई कदम उठाए सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये शायद उसी अधिकार के तहत राज्य ने ये व्यवस्था की, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को जो दिया गया, ये सारी व्यवस्था इसी अधिकार के तहत किया गया और पहले संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया राज्य को। नहीं, कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो 50% की जो सीमा है आरक्षण देने की उसे खत्म कर देंगे। और जब 50%, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस सीमा को समाप्त कर देंगे। और जब सीमा को समाप्त कर देंगे तो फिर आरक्षण का दायरा 70%, 80% तक बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस का ये कहना कि हम उस सीमा को समाप्त कर देंगे और जब सीमाएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर आरक्षण का दायरा हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। उनका ये मानना, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा, जो उनका घोषणा पत्र है उसमें भी उन्होंने ऐसा लिखा है। दूसरा, एक तो ये पॉइंट हुआ, संशोधन किया गया कि अधिकार दिया गया सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वो विशेष
प्रावधान कर सकते हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। दूसरा दूसरा संशोधन जो किया गया, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए जो कानून बनाया गया, उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया, उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए, उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। पहले संविधान संशोधन का, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया, पहले 8 थे, लेकिन पहले संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। तो 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और ये क्यों जोड़ी गई? क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो कानून थे उसको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। और 9वीं अनुसूची की एक विशेषता है कि जो भी कानून इस सूची में शामिल कर दिया जाता है वो कानून के दायरे से बाहर हो जाता है, वो समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। यानी इस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने अभी कंप्लीट कहां किया? 9वीं अनुसूची में जो कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये 1951 में, ये 1951 में पहले संशोधन में ऐसा किया गया। और उस समय 13 कानून को इस सूची में शामिल किया गया। 13 कानून को इस सूची में शामिल किया गया। और आज इसमें कानून की संख्या 284 हो गई। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1973 के बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था? जमींदारी उन्मूलन के बदले बनाए गए कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए ऐसा किया गया। 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए गए कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए ऐसा कहा, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, ऐसा आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति, ऐसे कौन सी समस्या आई कि 9वीं अनुसूची जोड़ना पड़ा? जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो कानून थे उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। बिहार पहला प्रांत था जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाया। यह प्रश्न आता है
बिहार लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले आजादी के उपरांत सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाया? तो कौन? बिहार। जब जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया तो आपको पता है ना कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार था। तो जब विकास के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, नहरों की खुदाई के लिए जब सरकार ने जमीनें अधिग्रहण करना शुरू किया, जमीनों का अधिग्रहण करना शुरू किया, तो ये जमीन मालिक न्यायालय में चले गए और उन्होंने इसे चुनौती दी। कहा कि संपत्ति इकट्ठा करना तो हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार अगर इन जमीनों का अधिग्रहण करती है, ये जमीन हमसे छीन लेती है, तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी परिस्थिति में फिर विकास कार्य कैसे हों? तो फिर केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बनाकर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक ऐसा सेफगार्ड दिया गया ऐसे कानूनों को कि जो भी कानून इस सूची में शामिल होंगे उनके जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। और कई कानून बनाकर इस सूची में रख दिया और विभिन्न समय पर कई कानूनों को इस सूची में लाया गया। जब तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण के दायरे को 69% बढ़ाया और उसे 9वीं अनुसूची में रखने का आग्रह किया केंद्र सरकार से, केंद्र ने उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया और आज तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया जाता है। 69% लगभग तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आरक्षण। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी थी। इस 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हालांकि ये सिर्फ संपत्ति के अधिकार को या जमींदारी उन्मूलन के लिए ऐसा किया गया, लेकिन आगे चलकर कई कानूनों को इसमें डालकर इसका दुरुपयोग किया गया। तो संपत्ति के अधिकार से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लिखते हैं दूसरा संवैधानिक संशोधन 1956। दूसरा संवैधानिक संशोधन 1956। नहीं, बेसिकली हम लोग इसमें दूसरा नहीं, इसको 7वां संवैधानिक संशोधन लिखते हैं, 7वां संवैधानिक संशोधन, क्योंकि हम इसमें वही संशोधन शामिल करेंगे जो महत्वपूर्ण है। सारे संशोधन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। सातवां संवैधानिक संशोधन उन्नीस सौ छप्पन। इसका पहला प्रोविजन था, क्योंकि 1956 से पहले भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां थी, यानी 4 कैटेगरी में भारत के राज्यों को बांटा गया। इन चारों श्रेणियों में अलग अलग राज्य रखे गए थे। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का पुनर्गठन किया गया। देखिए, 7वें संशोधन यानी इस संशोधन अधिनियम में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए।
14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य बनाए गए या संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। यानी राज्यों की जो श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई, श्रेणियों को रद्द कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन से संशोधन के जरिए? 7वें संविधान संशोधन के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट था, दूसरा ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, एक उच्च न्यायालय की, राज्यों से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं विक्रांता? 24 या 25? 25 उच्च न्यायालय। 25 उच्च न्यायालय में 2013 तक उच्च न्यायालयों की संख्या 22 थी। 2013 में 3 पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ये 2 इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए 7वें के द्वारा, यानी राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इसके साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है की व्यवस्था की गई। अब इसके बाद लिखिए 10वां संविधान संशोधन विधेयक। 10वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक। दसवां संविधान संशोधन विधेयक, इसका जो पहला प्रोविजन था, इस संशोधन के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से 10वां संविधान संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1961 में। 1961 इस अधिनियम के द्वारा पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर, नागर और हवेली का अधिग्रहण किया गया। दादर, नागर और हवेली का अधिग्रहण किया गया। ये किससे? ये पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। हवेली का अधिग्रहण किया गया। अब इसके बाद लिखिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन विधेयक संशोधन विधेयक 1971। 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971। इस अधिनियम द्वारा, पहला पॉइंट इसमें लिखिए, इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि
संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। कर सकती है। मौलिक अधिकार में संशोधन भी किया गया 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई और ये संविधान के अनुच्छेद 21A में है, जो कि मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये इस संशोधन के जरिए स्पष्ट कर दिया गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, यानी मौलिक अधिकार के दायरे को सीमित कर सकती है या फिर मौलिक अधिकार के दायरे का विस्तार कर सकती है। ये अधिकार संसद को इस संशोधन के जरिए दिया गया, जबकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना है। और केशवानंद भारती में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था। यह प्रश्न आ चुका है। संवैधानिक ढांचे को स्पष्ट किया था और कहा था कि संवैधानिक ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का विस्तार किया जाता है जनहित में, देश हित में, लोगों के कल्याण के लिए अगर मौलिक अधिकार का विस्तार किया जाता है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे संशोधन नहीं होने चाहिए जिससे मौलिक अधिकार का दायरा घट जाए। लोगों के अधिकार छीने नहीं जाने चाहिए, बल्कि उनके अधिकार में वृद्धि होनी चाहिए, तभी उनका व्यक्तित्व और देश का विकास संभव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी होगी। ना तो उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं और ना ही उसे हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हैं। यानी उनको हर हाल में इस पर अनुमति देनी होगी। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि किस संविधान संशोधन के जरिए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी बना दिया गया। तो 24वें संविधान संशोधन के जरिए इसे बाध्यकारी बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। अब इसके बाद लिखिए 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन 1971। हाँ, उस समय इंदिरा गांधी फटाफट बदल रही थी संविधान। इक्कीसवां संविधान संशोधन, ये 25वां संविधान संशोधन राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच, राज्य के नीति निदेशक तत्वों नीति निदेशक
तत्वों और मौलिक अधिकार। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकार के बीच संबंध में संबंधित अनुच्छेद और विवाद की स्थिति में विवाद की स्थिति में राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के नीति निदेशक तत्व को प्राथमिकता दी गई। को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट लिखिए 44वां संविधान संशोधन विधेयक। 44वां संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्या 1978? नहीं नहीं, ये लिखिए जी। ये अभी इसके पहले कौन सा अनुच्छेद लिखे? 25। अब इसके बाद लिखिए 26वां संविधान संशोधन विधेयक। छब्बीसवां संविधान संशोधन विधेयक 1971। 26वां संविधान संशोधन विधेयक संशोधन विधेयक उन्नीस सौ इकहत्तर। इसमें क्या क्या किया? रियासतों को दिए जाने वाले, पहला पॉइंट लिखिए, रियासतों को दिए जाने वाले रियासतों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स
की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स जानते हैं क्या होता है? प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, साथ ही साथ उनके विशेषाधिकारों को भी रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ उनके विशेषाधिकारों को भी रद्द कर दिया गया। विशेषाधिकारों को भी रद्द कर दिया गया। अब ये प्रीवी पर्स क्या है? आजादी के बाद 562 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और ये जिम्मेदारी निभाई थी सरदार पटेल ने। इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया। तो जो रियासतें जो राजाओं के नियंत्रण में थी, तो समझौते में, यानी जब इन राजाओं के साथ भारत का समझौता हुआ, तो समझौते में यह भी एक शर्त थी कि राजाओं को पारिश्रमिक यानी पेंशन दिया जाए, यानी जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो उनको पेंशन राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से दी जाए। इसमें बहुत सारा धन खर्च होता था, अनावश्यक रूप से खर्च होता था। पेंशन के रूप में मोटी रकम देनी पड़ती थी। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह प्रीवी पर्स यानी राजाओं को धन देने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, और इसे क्या नाम दिया गया? प्रीवी पर्स। क्योंकि ये धनराशि तो उन्हें मुफ्त में मिल रही थी ना, इसके लिए कुछ कर नहीं रहे थे वो, और एक बहुत बड़ी धनराशि इनके ऊपर खर्च करनी पड़ती। तो ये 26वें संविधान, ये भी प्रश्न आ चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त किया गया। और ये प्रीवी पर्स व्यवस्था क्या थी? राजाओं को जो केंद्र सरकार की तरफ से सेवानिवृत्ति के रूप में जो धन दिया जाता था, वही प्रीवी पर्स कहलाता था। इस व्यवस्था को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस संशोधन के जरिए समाप्त कर दिया। अब लिखिए 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अड़तीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें कौन कौन सी व्यवस्था की गई? पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल की घोषणा को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। घोषणा को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राष्ट्रपति के द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इस आपातकाल को आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार दे दिया गया। आपातकाल की विभिन्न आधारों पर आपातकाल की घोषणा
आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार दे दिया गया। आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार दे दिया गया, यानी आपातकाल के विभिन्न आधार लिख लिए। ये क्या है इसको समझिए। भारत में आपातकाल के लिए 3 आधार, राष्ट्रीय आपात के लिए 3 आधार बनाए गए हैं। पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 352 में यही 3 आधार दिया गया। इस अधिनियम में यह बताया गया कि एक ही साथ युद्ध के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी एक ही साथ विभिन्न आधारों पर आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। और ऐसा कब हुआ भारत में? कभी ऐसा हुआ? कब? ऐसा कब हुआ है कि 2 आधार पर देश में आपातकाल लागू हो? ऐसा कब हुआ? 1975 में। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई और उस आपातकाल को हटाया नहीं गया था। वो आपातकाल भारत में मौजूद था, वो आपातकाल भारत में लागू था। और इसी बीच 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा हुई थी। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, हजारों मुकदमे अदालतों में मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कंसर्निंग हजारों मुकदमे दायर किए गए। एक तरह से पूरी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नसबंदी का अभियान चलाया गया, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी का अभियान चलाया गया। दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए झोपड़पट्टियों को हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग मारे गए। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर को टारगेट दिया गया, अधिक से अधिक नसबंदी करें ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। वैसी स्थिति में जिनकी उम्र 70 साल से अधिक थी उनकी भी नसबंदी कर दी गई, और जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी कर दी गई। ये सिर्फ लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अगर डॉक्टर लक्ष्य नहीं पूरा करेंगे तो सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ऐसी तानाशाही 1975 में सरकार के द्वारा की गई थी, और उसी समय ये व्यवस्था बना दी गई थी कि एक साथ कई आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और 1975 में देश को ऐसा देखने के लिए भी मिला जब एक साथ 2 आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई। अब इसके बाद लिखिए, जब संविधान पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ, संविधान का व्यापक रूप से संशोधित किया गया। संविधान के शायद ही ऐसा कोई हिस्सा था जिसको संशोधित न किया गया, वो था 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये कौन सा दौर था? देश में आपातकाल का दौर था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा क्या है?